आज हम बात करने वाले हैं कंपनी की विशेषताओं के बारे में। इसकी क्या विशेषताएँ, क्या लक्षण हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, बने रहें मेरे साथ में। वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आना ही आना है। तो इसको समझते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर लें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, संयुक्त पूंजी कंपनी, ये अर्थ में बता दिया था कि संयुक्त पूंजी कंपनी क्यों इसको कहा जाता है। इससे ठीक पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली इसकी विशेषता है व्यक्तियों का समामेलित संघ। व्यक्तियों का समामेलित संघ है ये। तो कंपनी कुछ व्यक्तियों का विधान के अंतर्गत पंजीकृत या समामेलित संघ होता है। सार्वजनिक कंपनी का कम से कम 7 व्यक्ति तथा निजी कंपनी का कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर निर्माण कर सकते हैं। अतः कंपनी एक ऐसा संघ है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तथा जिसका पंजीकरण अनिवार्य होता है और एक कानून के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, अधिनियम के द्वारा। अधिनियम आप सब कुछ जानते ही हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था, जिसमें संशोधन होते रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में इसका नाम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 हो गया है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही एक व्यक्ति कंपनी का भी एक नया स्वरूप प्रदान किया है। इसको बनाया है अधिनियम ने। जैसा लिखा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की 62 में एक व्यक्ति कंपनी की नई अवधारणा का समावेश किया गया है, जिसका वर्णन इसी अध्याय में आपको आगे मिलेगा। दूसरी इसकी विशेषता है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। ऊपर था व्यक्तियों का समामेलित संघ। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, कृत्रिम वैधानिक, वैधानिक से तो आप समझ ही रहे होंगे कि विधान द्वारा निर्मित है, कानून द्वारा ये निर्मित है, इसलिए इसे वैधानिक व्यक्ति कहा जाता है। कृत्रिम, कृत्रिम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो है ईश्वर के द्वारा नहीं है, मानव के द्वारा है। और मनुष्य की तरह इसमें कोई शरीर नहीं होता, आत्मा नहीं होती, सांस नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको ये अधिकार दिए गए हैं कि एक मनुष्य की तरह ये सारे कार्य करने के इसको अधिकार दिए गए हैं। ये किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकती है, अन्य कोई पक्ष इसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है, ये क्रय विक्रय कर सकती है। देखते हैं किताब क्या कहती है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी का कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जन्म देने वाली कोई माँ नहीं होती, वरन इसका जन्म विधान के अंतर्गत होता है। यह एक ऐसा अदृश्य, अमूर्त तथा निर्जीव व्यक्ति है जिसका ना तो कोई शरीर होता है और ना ही कोई आत्मा, किंतु इसके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व एक सामान्य व्यक्ति की भांति होते हैं। कंपनी को इस व्यक्ति की भांति, एक कंपनी को एक व्यक्ति की भांति क्रय विक्रय करने, अपने नाम से संपत्ति रखने व बेचने, अपने नाम से अन्य लोगों व संस्थाओं से अनुबंध करने, अपने नाम से दूसरों पर मुकदमा चलाने, साक्ष्यपत्र लिखने आदि के कानूनी अधिकार होते हैं। दूसरे लोग कंपनी के विरुद्ध इसके नाम से बात प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो कंपनी का अपने सदस्य वैधानिक अस्तित्व, मालिक अलग है, व्यापार अलग है, व्यापार के अर्थ में ही बताया गया है। इसी तरह से कंपनी एक अलग व्यक्ति है, उसके सदस्य अलग हैं, सदस्यों के दायित्व अलग होंगे और कंपनी के दायित्व अलग होंगे। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। कंपनी का अपने सदस्य
अब इसके सदस्य कौन होते हैं? अंशधारी, जो कंपनी के अंशों को खरीदते हैं। अंशों के बारे में पूरा बताया जाएगा, लेकिन आगे वीडियो में बताया जाएगा। अंशधारियों से पृथक तथा स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सभी दायित्व तथा संपत्तियां कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि कंपनी के स्वामियों या सदस्यों के। ना तो कंपनी के सदस्य कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कानूनन बाध्य होते हैं, और ना ही कंपनी अपने सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। कंपनी अपने अंशधारियों के विरुद्ध तथा अंशधारी कंपनी के विरुद्ध विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। वाद यानी मुकदमा कर सकते हैं। नंबर 4 है स्थायी अस्तित्व। तो कंपनी का जो जीवन है, का जीवन को ही अस्तित्व कहा जाता है। तो उसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर नहीं करता। किसी अंशधारी अथवा संचालक की मृत्यु या दिवालिया या पागल होने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कंपनी के सदस्य छोड़ सकते हैं, जबकि कुछ नए व्यक्ति कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों के इस निरंतर आवागमन का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु वैधानिक व्यक्ति होने के कारण किसी कंपनी का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक इसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और कंपनी में तो ये रहता ही है कि कभी कोई सदस्य आ जाते हैं और कोई सदस्य चले जाते हैं, यानी कंपनी में सदस्यों का आवागमन यानी अंशधारियों का आवागमन रहता है। एक यहाँ बात आती है सार्वमुद्रा। तो सार्वमुद्रा जो कहा जाता है, वो कहा जाता है मोहर को। कोई भी संस्था हो, उसकी अपनी एक मोहर होती है, सार्वमुद्रा होती है। उसी पर उसके अध्यक्ष के, प्रबंधक के आवश्यकता अनुसार साइन होते हैं। जैसा कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति होने के कारण कंपनी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अदृश्य है। अतः कंपनी को विधान के अंतर्गत हस्ताक्षरों के स्थान पर सार्वमुद्रा का प्रयोग करने का अधिकार होता है। सार्वमुद्रा एक विशेष मोहर होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित रहता है तथा जो कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर कार्य करती है। प्रलेखों, अनुबंध पत्रों आदि पर किसी कंपनी की सार्वमुद्रा के लगे होने पर ही उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जिन प्रलेखों को कंपनी के लिए लिखा गया हो, किंतु जिन पर कंपनी की सार्वमुद्रा न लगी हो, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से वह उत्तरदायी होगा जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। नंबर 5 ये हो गए। नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6 सीमित दायित्व। तो सीमित दायित्व अभी पीछे भी आया। तो सीमित दायित्व क्या है? जो इसके सदस्य होते हैं उनके सबके दायित्व सीमित होते हैं और वहीं तक सीमित होते हैं जितने अंश खरीदने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है, हस्ताक्षर किए हैं। सीमित दायित्व देखते हैं। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सामान्यतः उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित होता है। सामान्यतः शब्दों से अभिप्राय है, सामान्यतः जो शब्द है इससे, कि कंपनी असीमित दायित्व वाली भी हो सकती है, किंतु ऐसी कंपनी का जो प्रचलन है वो नहीं के बराबर है। क्योंकि सीमित कंपनी को हानि होने या इसके दिवालिया होने की दशा में कंपनी अपने सदस्यों से केवल उनके अंशों पर बकाया राशि की ही मांग कर सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए के अंश क्रय खरीदने का वचन दिया था, उसने 70,000 रुपये कंपनी को भुगतान कर दिया, तो कंपनी उससे केवल 30,000 रुपये की ही डिमांड कर सकती है। दोबारा देखें इस लाइन को। कंपनी को हानि होने या इसके दिवालिया होने की दशा में कंपनी अपने सदस्यों से केवल उनके अंशों पर बकाया राशि की ही मांग कर सकती है। अर्थात अंशधारियों की निजी संपत्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा की गई गारंटी की सीमा तक सीमित होता है। नंबर 7 है हस्तांतरणीय अंश। अंशों का हस्तांतरण की यहाँ पर बात चल रही है। तो सार्वजनिक कंपनी की पूंजी कुछ निश्चित मूल्य के अंशों में विभक्त होती है।
कंपनी के अंशधारी क्रय किए गए अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। हस्तांतरण का मतलब है अपने अंश किसी और व्यक्ति को भी बेच सकते हैं। इसी को अंश हस्तांतरण कहा जाता है। अर्थात अंशों के क्रय विक्रय पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता। अंशों के हस्तांतरण से पूर्व अन्य सदस्यों से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। मैंने अभी बताया, वे जब चाहें अपने अंशों को दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बेच सकते हैं। वैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनी अपने पार्षद अंतर्नियमों द्वारा, पार्षद अंतर्नियम क्या होता है इसकी आगे विवेचना की जाएगी, तो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अतिरिक्त निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर पूरा प्रतिबंध लगा ही देती है। तो निजी कंपनी के बारे में भी आगे बात होगी। फिलहाल इस भरणों की ही बात कर रहे हैं। प्रतिनिधि प्रबंध, प्रतिनिधि प्रबंध यानी कंपनी जो है वो आपको पहले ही बता दिया कि अमूर्त संस्था है, अदृश्य संस्था है। ये अदृश्य एक व्यक्ति है। तो इसकी ओर से जो काम करने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं, कंपनी को संचालित करने वाले हैं, इसका प्रतिनिधि की यहाँ पर उसकी बात चल रही है कि वे प्रतिनिधि कहलाते हैं। देखते हैं कंपनी के अंशधारियों की संख्या अधिक होने तथा उनके दूर दूर बिखरे होने के कारण, क्योंकि बताया है कंपनी अपने अंशों को बेचती है, जो लोग कंपनी के अंशों को खरीदते हैं अंशधारी कहलाते हैं और वे कंपनी के सदस्य कहलाते हैं, और वे सब दूर दूर स्थानों के होते हैं। तो दूर दूर बिखरे होने के कारण वे सभी कंपनी के दैनिक प्रबंधीय कार्यों में भाग नहीं ले सकते। कंपनी के प्रबंध एवं संचालन हेतु सदस्य अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिन्हें संचालक कहते हैं, जिन्हें संचालक कहते हैं। संचालक मंडल सदस्यों या अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। अंशधारियों को व्यक्तिगत रूप से कंपनी के प्रबंध में भाग लेने या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार संयुक्त पूंजी कंपनी में स्वामित्व तथा प्रबंध अलग अलग होते हैं। वैधानिक गलतियों के लिए संचालक ही दंड के भागी होते हैं। पूरा दायित्व इन्हीं का होता है, इन्हीं के ऊपर होता है। अगला पॉइंट आता है कार्य क्षेत्र की सीमाएं। तो कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है इसके दो प्रमुख प्रलेखों में निश्चित कर दिया जाता है। प्रमुख प्रलेख पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, तथा कंपनी इनके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। कंपनी के उद्देश्य पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए होते हैं, जबकि उद्देश्यों को पूरा करने संबंधी नियम पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वर्णित होते हैं। कोई कंपनी इन प्रलेखों तथा कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करके कार्य नहीं कर सकती। नंबर 10 है लाभ हेतु ऐच्छिक संघ। तो वही सीधी बात है, लाभ कमाने के उद्देश्य से ही, लेकिन कुछ गैर व्यापारिक कंपनियां भी होती हैं। तो यहाँ बात चल रही है नंबर 10 की, लाभ हेतु ऐच्छिक संघ। तो कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन होता है जो लाभार्जन के उद्देश्य से बनाया जाता है। किसी को जोर या जबरदस्ती से अंशधारी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 11 लाभ का विभाजन। कंपनी का लाभ अंशधारियों में लाभांश के रूप में यानी डिविडेंड के रूप में उनके अंशों के स्वभाव तथा अधिकारों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। यानी लाभांशों के अंशधारी ने किस तरह के अंश क्रय किए हैं उसी के अनुसार उसका लाभांश निर्धारित किया जाता है। कंपनी का समापन। नंबर 12 वैधानिक व्यक्ति होने के कारण किसी कंपनी का समापन कंपनी अधिनियम में वर्णित समापन विधि के द्वारा ही हो सकता है। दूसरे शब्दों में वैधानिक प्रक्रिया द्वारा किसी कंपनी का जन्म होता है और इसका समापन भी उन कानून के द्वारा ही होता है। नंबर 13 कंपनी एक नागरिक नहीं। यद्यपि कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति होती है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसे नागरिक नहीं माना जाता। अतः सामान्य नागरिकों की भांति इसे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। यद्यपि कंपनी नागरिक नहीं हो सकती, किंतु इसकी राष्ट्रीयता होती है। कंपनी की राष्ट्रीयता की पहचान उस स्थान से होती है जहां पर वह समामेलित होती है, जहां से उसका निर्माण हुआ होता है। एक कंपनी जो भारत में समामेलित है भारतीय कंपनी होगी, चाहे इसके सभी सदस्य विदेशी क्यों ना हो, लेकिन इसका निर्माण भारत में हुआ है तो ये भारत की कंपनी कहलाएगी।
तो ये थे कंपनी के लक्षण। आप चाहें तो इन सबको अपने पास नोट भी कर सकते हैं और नोट कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और अगर आपके काम की वीडियो नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्तियों को शेयर कर दें जिसके ये काम की हो।